हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का 5th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियंस व्हाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई थी। आज इस मॉड्यूल में हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पिछले मॉड्यूल में कि किस तरह की दिक्कतें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फेस करनी पड़ी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे इंडिया का। बट तब भी तमाम मुश्किलों के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कि नहीं? तो आज हम उसी की बात करेंगे कि कैसे बना, किसने बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों को पहले से ही पता था, उन्होंने अपना होमवर्क एकदम करा हुआ था कि उन्हें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और यही नहीं, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जो भी हमारा इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो भी इस आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन को पाने पर ही बेस्ड था। क्योंकि हम लोग सब जो वो लोग थे जो भी स्ट्रगल में थे, वो लोग चाहते थे कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हो जिसमें किसी भी आउटसाइड पावर का कोई भी कंट्रोल ना हो। प्लस फ्रेंड्स, 1928 में मोतीलाल नेहरू और साथ ही 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, यानी मोतीलाल नेहरू जी और साथ ही 8 और कांग्रेस के लीडर्स ने पहले ही इंडिया का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। जी हाँ, पहले से ही एक बेसिक ढांचा जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो इन लोगों ने बना लिया था, जिसमें कई सारी चीजें ऑलरेडी उन्होंने डाल दी थी, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो वोटिंग का अधिकार होता है, वो तमाम चीजें। साथ ही राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी जो बराबरी का हिस्सा सबको मिलना चाहिए, देश में सबको आज़ादी मिलना चाहिए, इस तरह की जो राइट्स थे, अधिकार थे, वो लीडर्स ने ऑलरेडी 1928 में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए थे। साथ ही ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिए हुए थे। मतलब जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, कुछ ऐसे सिलेक्टेड इंडियंस थे जिनके पास वोटिंग राइट्स थे। और कुछ लोगों ने तब की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वहाँ के इलेक्शंस थे, असेंबलीज थी, उनमें भी पार्ट लिया था, कुछ सिलेक्टेड जो लोग थे। तो इन सब से क्या हुआ कि ये जो सिलेक्टेड लोग थे, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और इंडिया के उन्हीं कुछ लोगों ने, उन्हीं कुछ मेंबर्स ने ये पूरा सिस्टम, यानी कि जो वोटिंग का सिस्टम है और जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखा उन्होंने। और उससे रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा वोटिंग सिस्टम बना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन गया, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था जो उन्होंने कॉलोनियल रूल में पाया, वहाँ पे गेन किया। तो वो इन्होंने अब जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वहाँ पे अप्लाई हुआ वो एक्सपीरियंस। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। साथ ही इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अच्छी चीज़ें भी इंक्लूड करी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी इस एक्ट में। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस प्लस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, इस टाइप के कुछ बहुत यूनिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें इस एक्ट में मौजूद थी। तो इसलिए इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको इंक्लूड कर लिए। प्लस जो भी लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने बाकी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करा, सबकी अच्छे से स्टडी करी गई, ताकि सबके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हिसाब से ऐड कर लें। तो इन सब लोगों ने क्या किया, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, अच्छे से स्टडी करा, और जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे
उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। जैसे कि आइडल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके भी जो अच्छे पॉइंट्स थे हमारे लीडर्स ने उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। साथ ही प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, इस तरह की तमाम चीज़ें जो और दूसरे कंट्रीज में अच्छी थी, पॉजिटिव थी, जो हमारे कंट्री में हेल्प करेगी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, उस तरह की तमाम चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने क्या किया, पढ़ा, स्टडी किया, क्वेश्चन किया कि ये सूट करेगा हमारी कंट्री को या नहीं, तब जाके उन्होंने वो तमाम चीजें ऐड करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो फेमिलियरिटी है, जो कॉलोनियल रूल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ इंडियंस की फेमिलियरिटी थी, यानी जो उसका पार्ट थे, वोटिंग के पार्ट थे, उनके लेजिस्लेचर में काम करते थे, कुछ इंडियंस थे ना ऐसे। तो ये जो फेमिलियरिटी थी और जो लोगों को ज्ञान था कॉलोनियल रूल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उसने कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में मदद करी। तो कई बार ये पूछा जाता है, तो हमने अभी पढ़ लिया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो फेमिलियरिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे कॉलोनियल रूल के, उनसे जो हमने सीखा, एक्सपीरियंस गेन किया, उसने हमें कैसे हेल्प किया। तो जैसे ब्रिटिश रूल ने वोटिंग राइट्स दिए थे कुछ लोगों को, ये तो आपको पता ही है, तो उससे हमें क्या हेल्प मिली बताइए। बाद में हमने खुद का इलेक्शन कमीशन सेटअप किया ना, और साथ ही वोटिंग राइट्स भी दिए सभी को। तो ये हमने कहाँ से सीखा, ब्रिटिश रूल ने कुछ जब लोगों को वोटिंग राइट्स दिए तो उनको एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने देखा कि भाई ऐसे वोटिंग राइट्स मिलते हैं तो इस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो लेटर व्हाट वी डिड, इलेक्शन कमीशन हमने सेटअप किया, वोटिंग राइट सबको दिया। साथ ही याद होगा आपको, इलेक्शन 1937 में ब्रिटिश रूल जब था तब हुए थे, किस लिए हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए और मिनिस्ट्रीज फॉर्म करने के लिए ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो 1937 में जो इलेक्शन हुए थे स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए और मिनिस्ट्रीज के लिए, तो उससे भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन किया इंडियंस ने, और फिर उसको कहाँ पे अप्लाई किया, हमारे इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग में, जो हमारे कंट्री के लिए बाद में बहुत यूजफुल हुए। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे लॉज जो थे कॉलोनियल रूल के, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और साथ ही जैसे अभी आपको बताया कि आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, साथ ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस इन ब्रिटेन, यानी कि पार्लियामेंट्स हो, डेमोक्रेसी हो, सबको वोटिंग का अधिकार मिले, सब अपने लीडर्स खुद चुने। तो इस तरह के आइडियल्स जो थे बाहर के और देशों के, वो इंडिया ने देखे, समझे और हमारे अपनी कंट्री में उसको अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने हमें क्या सिखाया, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, ये इंस्पायर किया हमें इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। साथ ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनियल रूल के थे, वो कॉपी नहीं कर दिए गए सीधा सीधा, उसको हर स्टेप पे क्वेश्चन किया गया, साथ ही ये देखा गया कि नेशन के लिए ठीक है कि नहीं, तब जाके उन चीज़ों को हमारे कंट्री में इंक्लूड किया गया, हमारे कंट्री के हिसाब से। सो हमने क्या पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे, उनको ऑलरेडी आइडिया था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाना है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही जो आइडिया था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को पता था, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही आइडिया जो था वो इवॉल्व हो गया था। साथ ही फ्रेंड्स 1928 में मोतीलाल नेहरू के साथ 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ड्राफ्ट कर लिया था, जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी थी कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए।
जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने आपको बताया राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने ये जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें इंक्लूड किया था। साथ ही फ्रेंड्स, जैसे आपको हमने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिए थे और कुछ इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स के साथ कॉलोनियल रूल में बहुत लग के काम करते थे, उनके इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में, उनके पार्लियामेंट्स में बहुत लग के काम करते थे। तो इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और इन्हीं लोगों ने पूरा सिस्टम स्टडी करके हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये सब बहुत हेल्प में आया, क्योंकि हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन गया। जो एक्सपीरियंस था इंडियंस का, जो उन्होंने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम करके कमाया था, वो सब एक्सपीरियंस कब काम आया? हमारी कंट्री के लिए काम आया। जब हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस सेटअप हो रहे थे, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह, उनके बनाने में और उनकी वर्किंग में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस, जो इंडियंस थे, उनका काम आया। साथ ही फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी चीज़ें ब्रिटिशर्स की इंक्लूड की जो अच्छी थी, जो पॉजिटिव थी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने बाकी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करा और सबकी अच्छी चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स already had an idea about the type of constitution they wanted to frame, as the ideal constitution evolved during the freedom struggle only. Friends, in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India which included many ideas like universal adult franchise, right to freedom and equality, and many such ideas. Friends, the familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. That means the Indians who had familiarity, who knew about the political institutions of colonial rule, it helped a lot. Basically, the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. Friends, Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. And along with these things, friends, constitution makers learned from other countries and added all the good things from them in our own constitution. They questioned every step, they questioned everything which they were studying, and then they saw whether that suited our country or not. And then they included all the positive things, all the good things that will suit our country to our constitution. तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्मेशन ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि भाई कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या हुआ। अब बात आती है कि भाई किसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हु मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग इलेक्शन से चुने गए थे। जी हाँ, चुनाव हुआ था उन लोगों को चुनने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स सिलेक्ट किए गए। कैसे? इलेक्शंस के थ्रू। और वो इलेक्शंस कब हुए थे? 1946 जुलाई में। जी हाँ, 1946 जुलाई में इलेक्शंस हुए और मेंबर्स सिलेक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। फ्रेंड्स, इसकी पहली मीटिंग, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी पहली मीटिंग 1946 में हुई। उसके कुछ टाइम बाद ही पार्टीशन हो गया। जैसे आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। इंडिया का पार्टीशन हो गया था। तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई। मतलब पहले मेंबर्स चुने गए थे और उसके बाद क्या हुआ, पहली मीटिंग कब हुई? 1946 में हुई। उसके बाद ही
पार्टीशन हो गया 1947 में, और जब पार्टीशन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई, अलग अलग हो गई। इंडिया की अलग हो गई और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई। तो अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इस असेंबली में, इस ग्रुप में 299 मेंबर्स थे। फ्रेंड्स, इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस असेंबली में बहुत नामी लीडर्स थे। जी हाँ, ये जो 299 मेंबर्स का ग्रुप था, इसमें बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज थी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू। इस तरह के कई फेमस लीडर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। फ्रेंड्स, ये सारे मेंबर्स अलग अलग जगह से थे, अलग अलग रिलीजन के थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सारे सेम रिलीजन या सेम स्टेट को बिलोंग करते हो। बेसिकली ये मेक श्योर किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स हों वो अलग अलग लैंग्वेजेस के हों, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग ऑक्यूपेशंस के हों, ताकि क्या हो, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, इन सब के ओपिनियन, सबके व्यूज अलग अलग होंगे, जो कि हेल्प करेगा एक सेक्युलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसीलिए ये सारे मेंबर्स जो थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लासेस, रिलीजन्स और ऑक्यूपेशंस को बिलोंग करते थे। इस असेंबली ने 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर दिया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? जी हाँ, 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। तो पीपल वर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 299 members were there in Constituent Assembly who drafted the Constitution, and by 26 November 1949, Indian Constitution was ready, which came into force from 26 January 1950. तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? पता है ना आपको? क्योंकि इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट केम इनटू इफेक्ट। सो टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा और साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी जाना। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।